हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम नेशनल इंटीग्रेशन का लेसन नंबर 5 या चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन। यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन पे प्रभाव डालते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, सो सबसे पहले देखते हैं इंट्रो। इन इंडिया वेरियस इशूज फैक्टर्स आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनल फीलिंग। जो नेशनल फीलिंग एक राष्ट्र के लिए भावना होनी चाहिए, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने वाले या उसको रोकने वाले, उसमें दिक्कत डालने वाले कई सारे फैक्टर हैं। कास्टिज्म, जातिवाद, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, लिंग्विस्टिक फेनेटिक्स, भाषीय कट्टरता, सोशल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ एंड इमोरलिटी, और रीजनलिज्म, जिनको अगर हम हिंदी में देखें तो सामाजिक विषमता, आर्थिक असमानता और अनैतिकता, क्षेत्रीयवाद। तो ये एक सर्टेन एक फैक्टर हैं, ये कुछ एक फैक्टर हैं जो कि नेशनल इंटीग्रेशन की या नेशनल को इंटीग्रेट होने में ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, बाधा डालते हैं। ओके, In spite of all these limitations, India has developed into a nation by the influence of common territory, common history, common fight for freedom against the foreign rule। लेकिन इन सब कारकों के, इन सब फैक्टर्स के रहते हुए भी भारत एक इंटीग्रेटेड नेशन के रूप में डेवलप हुआ। कैसे? बाय इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमन टेरिटरी। हमारी जो टेरिटरी है या आर्टिकल 1 जो बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक हम एक हैं। कॉमन हिस्ट्री, हम सबका इतिहास एक है। एंड कॉमन फाइट फॉर द फ्रीडम, और फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए कॉमन फाइट। इन सब के चलते हमारा भारत इंटीग्रेटेड है, अभी भी है। ऑल्दो देयर आर सम लूप होल्स, जो दैट इज़ द डार्क पार्क। कई सारी चीज़ें बीच बीच में होती हैं जो एक इंटीग्रेटेड नेशन की पहचान के शायद खिलाफ हैं, बट अगर हम उसको इग्नोर करें देन वी आर एट ए वेरी गुड पोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं। ओके, कल्चरल एस्पेक्ट्स, डाइवर्सिफाइड कल्चर। आप सब मानते ही हैं कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कल्चर है। कल्चर राइज टू वेरियस कॉम्प्लिकेशंस। अनफॉर्चुनेटली द पीपल आर नॉट बीइंग करेक्टली टॉट एंड गाइडेड। इट ऑफन फॉरगॉटन दैट वी ऑल बिलोंग टू द सेम कल्चर वेयर एवर बी इट्स बिगनिंग। इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कल्चर है और कल्चर की वजह से कई सारी कॉम्प्लिकेशन, कई सारी दिक्कतें आती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ये भूल गए हैं कि हम सबका कल्चर कहीं ना कहीं एक ही जगह से शुरू हुआ था। ओके, अल्टीमेटली अगर बहुत पीछे जाके देखें तो या फिर मेरा मानना सिंपल सा है, बाय द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। ओके, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, ये सब बहुत बाद में आते हैं, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इंसानियत की भावना। दैट फीलिंग फॉर द ह्यूमैनिटी, फीलिंग फॉर द अनदर ह्यूमन इज फॉरमोस्ट थिंग। तो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, जो इतना डाइवर्सिफाइड कल्चर है, इससे भी दिक्कत होती है। इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट्स द नेशनल इंटीग्रेशन, पॉजिटिव मैनर में भी और नेगेटिव मैनर में भी। ओके, पॉलिटिकल मोटिव्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने मतलब के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए दे मेक अस टू फाइट विद ईच अदर। ओके, लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों में शिक्षा की कमी होना इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ का, एक पर्टिकुलर प्रोसेस का, एक पर्टिकुलर रिचुअल का क्या महत्व है, दूसरे के धर्म का क्या महत्व है, मेरे धर्म का क्या महत्व है। उनको अपने धर्म के, अपनी जाति के, अपने रीजन के बारे में भी नहीं पता होता। लैक ऑफ एजुकेशन, एंड उसको हम बोल सकते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस टू। इलिटरेट्स एंड अनएम्प्लॉयड आर मोर इजिली मिसगाइडेड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय पीपल विद वेस्टेड इंटरेस्ट। और दूसरी बात क्या है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो ऑब्वियस सी बात, वो अनएम्प्लॉयड होंगे, और अनएम्प्लॉयड से आराम से कोई भी अपना मोटिव को सेटिस्फाई कर सकता है, जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा था। ओके, पत्थरबाजों के साथ। मोस्ट ऑफ देम वर अनएजुकेटेड, दे वर नॉट एम्प्लॉयड। तो उनके पास क्या था, हाँ भाई ठीक है 500 रुपये दे, बट बाय द एंड ऑफ डे ही इज़ अर्निंग समथिंग फॉर हिज फैमिली।
ओके, भले ही गलत काम करके, चोर चोरी करते हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। आगे देखते हैं, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, सॉरी फॉर दैट, रिलीजियस एनाटोगोनिज्म, major challenge, political manipulation resulted in the communal rights, blood path, mutual distrust and disunity in the country। जो सांप्रदायिकता है, इससे क्या होता है, रिलीजियस एनागोनिज्म, ओके, दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एंटागोनिज्म, ओके, सॉरी फॉर दैट। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे के धर्म में बाधा डालना, ओके, ना समझना इज द मेजर चैलेंज। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, यानी पॉलिटिक्स, राजनीतिक आधार पे जो धर्म को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है, रिजल्ट इन द कम्युनल राइट्स। सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं उनमें रिजल्ट करते हैं। ब्लड पाथ, यानी खूनी माहौल, यानी बहुत बुरी तरीके, हैवोक काइंड ऑफ सिचुएशन, यानी फाइटिंग with each other on the basis of religion, that sort of situation। mutual distrust and disunity in the country, म्यूचुअल मतलब आपसी में डिस्ट्रस्ट होना, एक दूसरे पे विश्वास ना होना, डिसयूनिटी, एकता की भावना ना होना, लार्ज स्केल इलिटरेसी एंड सुपरस्टिशन क्या होते हैं, अंधविश्वास, कम्युनलिज्म इन द कंट्री। जो लार्ज स्केल इलिटरेसी है, यानी लोग इलिटरेट हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, और सुपरस्टिशन, यानी सुपरस्टिशन जैसे कि मैंने अभी बताया था, अंधविश्वास इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दिस कम्युनलिज्म इन द कंट्री। सांप्रदायिक दंगों के पीछे का ये भी एक कारण है, ओके। तो रिलीजियस एंटागोनिज्म और क्या, कम्युनलिज्म, इलिटरेसी और सुपरस्टिशन, दीज आर सम ऑफ द रीजन्स बिहाइंड द कम्युनलिज्म और कम्युनिस्ट मूवमेंट जो होती हैं कंट्री में। कास्टिज्म, जातिवाद, कास्टिज्म हैज़ ऑलवेज प्लेज ए डर्टी रोल इन द मैटर ऑफ पॉलिटिक्स। अगेन पॉलिटिक्स आ गई बीच में। रिजर्वेशन पॉलिसी हैज़ क्रिएटेड ए वाइड गल्फ बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे कि हम देखते ही रहते हैं, न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, हर साल हर 6 महीने में किसी न कोई तबका देश का रिजर्वेशन की मांग करता है, ओके। पॉलिटिकल पार्टीज अपना मोटिव पूरा करने के लिए ये सब वादे करती हैं, और बाद में कंट्री में डिस्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ कास्ट। उसके बाद आता है रीजनलिज्म, यानी आपके रीजन के, आपकी जगह के आपके रीजन को लेके जो डिस्ट्रेस पैदा होते हैं, या जितने भी काइंड के राइट्स का होते हैं, दैट इज रीजनलिज्म आर ड्यू टू रीजनलिज्म सेवरल। जैसे कि भारत में कई सारे रीजन हैं, भारत कई सारे रीजन्स में बटा है, सिंस फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू डाउन टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम हेयर गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। हम कई सारे रीजन्स में बटे हैं, ओके। हर एक रीजन्स का एक यूनिक ट्रेडिशन है, फूड हैबिट्स हैं, ड्रेस और लैंग्वेज हैं, तो इससे भी कई बार डिस्ट्रेस क्रिएट होता है, एक दूसरे की भाषा को लेके, एक दूसरे के पहनाव के तरीक़ों को लेके, ओके। द अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन इन इंडिया हैज़ नेगेटिवली अफेक्टेड द कैरेक्टर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। कि भारत का जितना भी रीजन है उसका पूरे तरीके से डेवलपमेंट ना होना भी एक कारण है। भारत का कुछ एक हिस्सा आप देखोगे जो अच्छे से डेवलप्ड है, फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया, वेर एज नॉर्थ ईस्ट जाओगे जहाँ पे डेवलपमेंट सबसे कम है। सो ऑल्दो दोनों पार्ट एक ही देश का है, पर उसके बावजूद भी दे आर नॉट डेवलप्ड इक्वली। ये भी एक कारण है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा होगा तो लोगों के मन में ख्याल आएंगे कि गवर्नमेंट इज़ इग्नोरिंग अस, कि गवर्नमेंट हमें इग्नोर कर रही है। मेजर कॉज ऑफ मैनी सोशल मूवमेंट, और इससे फिर क्या होगा, सोशल मूवमेंट स्टार्ट होंगी, राइट्स होंगे, और फिर से डिस्ट्रेस क्रिएट होगा कंट्री में। लैंड डिस्प्यूट्स, लैंग्वेज प्रॉब्लम एक्सेट्रा पोज हर्डल्स ऑन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन।
ज़मीन के जो डिस्प्यूट्स हैं, लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम, जैसे साउथ इंडिया जाओ मोस्टली तो दे प्रेफर देयर ओन लैंग्वेज रादर टू हिंदी, वो हिंदी की बजाय अपनी खुद की भाषा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लैंड डिस्प्यूट्स, कई सारे जगह पे लैंड डिस्प्यूट्स हैं, इनसे भी क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन अफेक्ट होता है। उसके बाद के जो फैक्टर्स आते हैं, लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा का आधार। लिंग्विस्टिक फेनेटिक्स क्या होते हैं या फेनेटिक क्या होता है? फेनेटिक अक्सर कट्टर को बोलते हैं, जो भी रिलीजियन के बेस पे या फिर भाषा के बेस पे कोई भी विद्रोह करे उसको बोलते हैं फेनेटिक। तो फेनेटिसिज्म क्या है? मल्टी लिंग्विज्म इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया। भारत में कई सारी भाषाएं इसकी एक विशेषता है, लेकिन इन्हीं विशेषताओं से कई बार दिक्कत भी होती है। जैसे कि अगर हम इंडिया की कल्चर को देखें या इंडिया को देखें तो इंडिया हैज़ 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज एंड अराउंड 1652 डायलेक्ट्स, यानी 1652 के लगभग बोलियां हैं और 22 ऑफिशियली रजिस्टर्ड लैंग्वेज हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में कई सारे तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, तो इससे भी कई बार लोगों को डिस्ट्रेस होता है या कंट्री में डिस्ट्रेस पैदा होता है। व्हेन हिंदी नेशनल लैंग्वेज, पीपल ऑफ साउथ इंडिया रिजेंटेड अगेंस्ट द डिसीजन। जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना गया या बोला गया, ऑल्दो अभी भी बोला गया है, लेकिन ऑफिशियली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल जैसे सुप्रीम कोर्ट में देखें या अलग अलग ऑफिसेज में देखें, वहाँ पे अभी भी हिंदी को नहीं अपनाया गया है। स्टिल दे पीपल डू बिजनेस इन इंग्लिश, पर यू कैन डू, आप हिंदी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जब हिंदी को अगर हम राष्ट्रीय भाषा की जब भी बात करते हैं तो साउथ इंडिया में हमेशा एक उधर से एक एग्रेशन, एक गुस्सा देखने को मिलता है। जैसे रिसेंटली हमने देखा हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में जब हिंदी को कंपलसरी कर दिया गया था, तो हाउ द साउथ इंडियंस रिएक्टेड और रिटेलिएटेड। सोशल डिस्पैरिटी की अगर हम बात करें, यानी सामाजिक तौर पे डिस्पैरिटी, यानी एक दूसरे में अभाव होना, एक दूसरे में डिफरेंस होना, बोलते हैं डिस्पैरिटी। अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, कास्ट एंड समटाइम विद इन द कम्युनिटी एंड कास्ट, यानी बीच की दूरियां हैं वो कई बार अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में होती हैं और कई बार तो एक ही कम्युनिटी के अलग अलग तबके के लोगों के बीच में होती हैं, अमीर के, गरीब के, ओके, सोशल स्टेटस के, फैमिली के स्टेटस के बेसिस पे भी सोशल डिस्पैरिटी होती है। इन बिटवीन द इंट्रा भी और इंटर भी, ओके, यानी दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में भी और एक ही कम्युनिटी के अलग अलग सेक्शन के बीच में भी। उसके बाद आते हैं बेस्ड ऑन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, सर्विसेज, वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, ड्यूटीज, राइट, ऑब्लिगेशन एंड प्रिविलेजेस। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि इंडिया फुली तरीके से मल्टी डायमेंशनली डेवलप्ड नहीं है, कहीं पे किसी चीज़ का अभाव है तो कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा है। जैसे रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेदर दे आर नेचुरल और मैन मेड, तो उसी हिसाब से उनका डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि अगर हम देखें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, दे आर वेरी रिच इन रिसोर्सेज, वेयर एज स्टिल दे आर नॉट competing with high standards of living। उनके पास हर तरीके के रिसोर्स हैं, but still they are not fully developed, but still there are tribals are not getting their right, but still their education system is not good। okay, so ये भी एक डिस्पैरिटी का कारण है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ या फर्टिलिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज अवेलेबल एंड द मैन पावर मैनेजमेंट। किसी भी जगह का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कहाँ से सेट होता है? फर्टिलिटी ऑफ लैंड। जैसे कि हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर में लगभग हमारे 56% के राउंड फिगर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लोग एम्प्लॉयड हैं। तो फर्टिलिटी ऑफ लैंड एज पर द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मैटर्स अ लॉट। रिसोर्सेज अवेलेबल एंड मैन पावर मैनेजमेंट, उधर पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, वेदर दे आर मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज, और जैसे वहाँ की मैन पावर की मैनेजमेंट है, यानी जैसा कि मैन पावर का गवर्नेंस है, इनसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी
क्रिएट होती है। कहीं पे गवर्नेंस सिस्टम अच्छा होता है तो कहीं पे, फॉर एग्जांपल अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की देखें, अभी आर्टिकल 370 रिवोक होने से पहले की सिचुएशन और उसी के विपरीत अगर हम तमिलनाडु की या केरला की देखें तो देयर वाज दिन रात का अंतर इन बिटवीन द गवर्नेंस। तो सेम मैनर में उधर के रिसोर्सेज में, सेम मैनर में उनके राइट्स में, सेम मैनर में उनकी ड्यूटीज़ में, ओब्लिगेशन, प्रिविलेज, हर चीज़ में डिफरेंस था, इनइक्वालिटी थी। ऑल द स्टेट्स आर नॉट इक्वल इन अबव मैटर विच लीड्स टू अनइक्वल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हाँ, जैसे रिसोर्स है वैसी ही तो प्रोग्रेस है, वैसी ही डेवलपमेंट है। डे बाय डे पुअर आर बिकम पुअर, रिचर आर बिकम रिचर, कोजिंग द टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अनइक्वल डेवलपमेंट की वजह से जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से एक डिस्ट्रेस, एक टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जैसे कि आप जानते होंगे जो नक्सलाइट्स की जो एक विचारधारा है जो चाइना से इन्फ्लुएंस्ड है, वो कहीं ना कहीं यही दिखाती है कि जो अमीर लोग हैं वो हमें अपने राइट्स खुद नहीं देंगे, हमें उनसे वो राइट छीनने हैं। ओके, सो पुअरर्स आर गेटिंग और टेकिंग देयर राइट्स फ्रॉम द रिच पीपल। ये भी एक वन ऑफ द या इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड द नक्सलिज्म विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए चाइनीज राइटर।